नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हो अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के ये प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, नेट, स्लेट, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाएं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए समान रूप से उपयोगी हैं। स्वयं कीजिए, प्लेलिस्ट से चेक करिए और स्वयं इसको जानिए। आज का पहला और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत व्याकरणिक गद्य विधा का 571वें प्रश्न से आज की कक्षा का प्रारंभ करेंगे। ये जो प्रश्न चल रहे हैं ये GDC प्रवक्ता भर्ती वाले हमारे चल रहे हैं, जो यूपी में आयोजित होती है ना, आपकी डिग्री कॉलेज वाली है ना, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाली जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती होती है, उसी के प्रश्न हम कर रहे हैं। लास्ट वाला प्रश्न था हमारा, अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? बूंद और समुद्र। अब देखिए, इसका प्रकाशन हुआ था 1956 में। अमृतलाल नागर का जो यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सिलेबस में वो मानस का हंस है, नेट के सिलेबस में भी मानस का हंस है। अमृत और विष इनका काफ़ी फेमस है, लेकिन पूछ कौन सा लिया? बूंद और समुद्र भी फेमस है, लेकिन घुमाकर प्रश्न पूछ लिया, थोड़ा सा प्रश्न की स्टाइल बदल दी और क्या पूछ लिया? प्रथम कौन सा है। बस यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि अमृतलाल नागर का उपन्यास कौन सा, ये हो गई पुरानी बात। वो पूछ रहा है पहला कौन सा है। और फिर अगर सिलेबस में उपन्यास दिया है तो उसके पात्र नहीं पूछेगा। पात्र तो आप रट लोगे किसी भी शॉर्ट वीडियोस को देख के। पेपर जो सेट कर रहा है उसे भी पता है कि सब यूट्यूब से पढ़कर आ रहे हैं, वो भी देखते हैं, वो भी सुनते हैं, तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। क्वेश्चन तो वही पूछेगा, यानी कि नया कुछ वो हिंदी साहित्य में नहीं जोड़ सकता, लेकिन उन्हीं प्रश्नों को पेपर सेटर अलग तरीके से पेपर सेट करेगा। पहला पूछ लेगा उस उपन्यास के कोई ऐसी बात जो महत्वपूर्ण नहीं होगी, उसे पूछ लेगा। उस रचना का ऐसा कोई पात्र जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण ना हो, उसे पूछ लेगा। ऐसी बात जिसपे आपका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका है नाटक, मोहन राकेश का नाटक है ना, आधे अधूरे, उसमें से पूछ लिया कि वर्णा नामक पात्र कौन से नाटक में आए। चलिए, अब वर्णा, उस पूरे नाटक को पढ़ लीजिए। आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे वर्णा कहाँ है। वर्णा का सिर्फ एक लाइन में उसकी छोटी बहन अपने बड़े भाई को बोलती है कि इसकी भी तो फ्रेंड है वर्णा। बस इतने बड़े नाटक में बस एक लाइन में एक वर्णा नाम लिखा, वो उस वर्णा नाम को वो पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि आधे अधूरे के सारे स्त्री पुरुष पात्र तो आप रट के आओगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले, प्रैक्टिस सेट तो हम इसीलिए कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने पेपर आप नहीं पढ़ो, पुराने पेपर भी पढ़ने हैं, प्रैक्टिस सेट भी करने हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें अलग तरीके से अपनी तैयारी को करना है कि कुछ भी छूटे ना। और इसीलिए क्रमबद्ध रूप से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सरल इतिहास, शुक्ल, फिर आधुनिक काल की विशिष्ट तैयारी के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी इसी चैनल पे करवा रही हूँ, और फिर आपको ये ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ, और पुराने पेपर भी करवा रही हूँ। TGT, PGT के भी पुराने करवाए, नेट के भी। तो यानी कुल मिला के आपका कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कुछ कमी ना रह जाए, ये मेरा छोटा सा प्रयास है। अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी या रांघे राघव। तो सामाजिक जो उपन्यास है, सामाजिक उपन्यास है अमरबेल। तो यहाँ थोड़ा सा हिंट दे दिया, आप वैसे भी समझ जाएंगे कि इनमें से सामाजिक उपन्यासकार मुख्यतः तो वृंदावन लाल वर्मा ही हैं, क्योंकि चतुरसेन शास्त्री के तो ऐतिहासिक नाटक भी हैं, थोड़े से पौराणिक, वयम रक्षाम आपको याद आ रहा होगा, विराटा की पद्मिनी, ऐतिहासिक प्रमाणिक पौराणिक से नाटक है इनके, जिनकी कथा वस्तु इन्होंने हमारे पुराने साहित्य से भी ली हुई है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें हल्का सा ध्यान रखें। थोड़ा सा अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो जब आप कहते हैं सफलता का शॉर्टकट नहीं होता। जैसे जो बुक पढ़ा रही हूँ रामस्वरूप चतुर्वेदी की, इस तरीके की बुक्स अगर पढ़कर पेपर में बैठे हो तो कुछ क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही ट्रिकी के तौर पे आ जाएंगे, जो फैक्ट भी याद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप कर ले जाओगे। वृंदावन लाल वर्मा के अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़कुंठार, माधवजी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम। अब
अमरबेल नहीं पूछा। अगर वह पूछता है, अब तक क्या पूछता था, गढ़कुंडार, पुराने पेपर देखेंगे विराटा की पद्मिनी, मृगनयनी भी देखने को मिलेगा, एक आध बार भुवन विक्रम भी पूछा, लेकिन यहाँ पूछ लिया अमरबेल। तो यूपी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, रचनाकारों की उन रचनाओं को जो फेमस है वो तो भूलनी ही नहीं है, छोड़नी नहीं है, लेकिन जो फेमस नहीं है वो भी ध्यान रखनी है। एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, कौन सा है वो? अनामदास का पोथा। इसकी कथा वस्तु जो है उपनिषद से ली गई है। रचना 1976 में है। छंदोगे व बृहदारण्यक पर यह आधारित है। अनामदास का पोता, सॉरी पोता नहीं, पोथा, पोथा यानी पुस्तक। तो ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये सारे ही जो है इसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास, चारूचंद्र लेख, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। आगे देखते हैं, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है जो व्यक्तिवादी नहीं? गोपाल राम गहमरी है ना, ये जासूसी उपन्यासकार हैं। बार बार हमने पढ़ा है कि गोपाल राम गहमरी क्या है? जासूसी उपन्यासकार हैं। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं। थोड़ी ज़्यादा आवाज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो रही थी, है ना। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, ये सब नहीं, बल्कि व्यक्तिवादी नहीं है। देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क नगरीय सभ्यता के चित्रकार हैं, चितेरे हैं। चित्रकार से मतलब वैसा चित्रकार नहीं, इनको उपाधि मिली है चितेरे की। ठीक है, अब देख लेते हैं गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार हैं ना। इनकी वो एक लाश और ये सब, सरकटी लाश, बेगुनाह का खून, अद्भुत लाश, ये सब काफ़ी फेमस है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन हैं? श्रीनिवास दास। और इन्होंने परीक्षा गुरु को अपने ढंग का हिंदी का पहला मौलिक नाटक भी माना है। और श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, लवंग लता व आदर्श वाला आदि हैं। प्रेमचंद के तो जहाँ आगे दे। मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। हरिया, हरकिलियस की हैरानी, कसप, कौन हूँ मैं, और इनकी एक और फेमस है जो यहाँ नहीं है, कुरु कुरु स्वाहा। आगे दी हो तो पता नहीं, पर कुरु कुरु स्वाहा भी काफ़ी फेमस है। सोना माटी, तो सोना माटी इनकी नहीं है, सोना माटी है विवेकी राय की। सोना माटी 1983 में विवेकी राय द्वारा रचित है। कौन हूँ मैं 2006 के प्रसिद्ध भुवाल सन्याल केस पर आधारित है। उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, देखना है। काला पहाड़ भगवान दास, मोरवाल, अंधेरे के जुगनू, रांघे राघव, वेदिन, निर्मल वर्मा और करवट राजेंद्र यादव। तो करवट राजेंद्र यादव का नहीं है, करवट है अमृतलाल नागर का। ध्यान से देखिएगा, बाकी तो आपने फिर भी सुने होंगे, करवट नहीं सुना होगा। करवट अमृतलाल नागर का है, जिनका मानस का हंस है, बूंद और समुद्र है, एकदा नैमिषारायण है, अमृत और विष है, उन्हीं का है करवट। ठीक है, नए उपन्यास है। जीडीसी प्रवक्ता 2017 के ये उपन्यासकार के मैं करवा रही हूँ। तो अब लगभग तो कम से कम 10 प्रश्न उपन्यास से पूछे जीडीसी वालों में, है ना, क्योंकि पिछला टेस्ट पेपर आप देखेंगे क्रम से, उसमें मिल जाएगा। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के संबंध में ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि जो उपेक्षित थे उनकी आवाज है प्रेमचंद। देखिए, मैं एक भी दिन वीडियो नहीं डालती हूँ, तो आप वाले विद्यार्थियों में जो पहले वाले विद्यार्थी थे उनमें ये अंतर है कि जो मेरे पहले वाले स्टूडेंट्स थे, इस समय चैनल से नए विद्यार्थी है। देखिए, पुराने वाले तो सफल होके शायद खो गए हैं, कहीं चले गए हैं, तो वो तो लौट के क्यों ही आएंगे स्टडी चैनल पे। तो आप लोगों में कि पहले वाले विद्यार्थियों को यदि मैंने कह दिया कि प्लेलिस्ट से करना है, तो वो लोग एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट देखते रहते थे और कमेंट भी करते थे। आप जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर चैनल से जुड़ रहे हैं, वो क्या इधर उधर चारों तरफ भागते रहते हैं। एक प्रश्न पत्र एक भी दिन अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करती, तो उसी दिन ऐसा होता है कि कोई वीडियो देखता ही नहीं है, यानी प्लेलिस्ट को आप लोग देख ही नहीं रहे हो।
जबकि मेरा कहना आपसे बार बार ये है कि आपको यदि कोई वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि प्रामाणिक बुक से हमें पढ़ाई करवाई जा रही है, तो उस बुक को जो आपको पसंद आ रही है चीज़, उसको तो प्लेलिस्ट से पूरा देखो कि एक चीज़ कंप्लीट हो, ठीक है। और ना ही आपके विचार पता चलते हैं कि आप कौन सी परीक्षा की तैयारी के लिए देख रहे हो, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, है ना। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? सुनीता और हरीश, अंधेरे बंद कमरे के नीलिमा और हरवंश, दादा कामरेड के रेखा, हरिप्रसन्न नदी के द्वीप के शैल भुवन और अनामदास पोता के रैकवर चंद्र दधीथी। तो कौन सा सही है? तो ये जो मोहन राकेश का ना अंधेरे बंद कमरे, इसके नीलिमा और हरवंश ये सही है, बाकी सब गलत है। सुनीता का देख लेते हैं, तो इसका है सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न और सत्या। नदी के द्वीप का भुवन है, बार बार पूछा जाता है, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन आदि। दादा कामरेड का है हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट आदि। अनामदास का पोता का है जवाहरलाल, रितंभरा, रिजू का रैक्व। इसको रैक्व आख्यान भी कहा जाता है ना, अनामदास के पोता का एक नाम रैक्व आख्यान भी है। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पूछा गया। तो परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। आजकल जिसे लव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? इसका सही उत्तर मुझे नहीं पता, पर इनका गोदान मैंने पढ़ा है। और जब मैं गोदान आपको सुना रही थी, पूरा पढ़ा है इसी चैनल पे, तभी मैंने आपको ये कहा था कि मालती और मेहता का जो है, इसे वर्तमान का लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं, लेकिन उसमें व्यभिचार नहीं है, तो इसको लिव इन रिलेशनशिप तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसकी झलक मिलती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑप्शन डी गोदान इसका सही उत्तर है ना। अब मैंने बाकी तो पढ़े नहीं है अभी, लेकिन गोदान तो पढ़ा है, और जब हमने पढ़ा है तो उसकी शॉर्ट स्टोरी भी मैंने पूरी तरीके से है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ, और अंत में मैंने, ये मालती कहती है कि अंत में मैंने तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। ये सही, लेकिन ये मित्र बन के रह रहे हैं। आप पूरा गोदान पढ़िएगा ध्यान से। मालती जो लगती है ना भोग विलासिनी स्त्री है, अंत में वो सेवा का व्रत धारण कर लेती है, सेवा व्रत धारण कर लेती है, डॉक्टर है बच्चों की, और फ्री इलाज करती है गरीबों का। और जब मेहता उससे शादी के पहले वो मेहता की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन जब मेहता की वो बातें, आपको ध्यान है कि मैं भी मर जाऊंगा अगर कोई तीसरा बीच में आया, उसे मार दूंगा और मेरा हक है, उसको समझ में आता है कि पुरुष चाहे दार्शनिक हो या कुछ भी हो, पुरुष पुरुष ही होता है। तब वो कह देती है कि हम मित्र बन के रहेंगे। तो उनके बीच में व्यभिचार जैसा कुछ नहीं है, शारीरिक संबंध जैसा कुछ नहीं है, मित्रता है, उसको वो कायम रखती है। तो उसकी झलक कह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप जो वर्तमान में है ना, वो तो सबसे घटिया व्यवस्था है ना, सबसे मतलब जानवरों से भी ज़्यादा घटिया व्यवस्था है लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे जो आजकल चल रहा है, वो तो कोरा व्यभिचार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्ययुग में। तमस में यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? सिखों और मुसलमानों के लिए, कि लड़ने वालों के जो पांव हैं 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में, यानी सोच कैसी थी? मध्ययुगीन जैसी थी। तमस में वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। 73 में ये लिखा गया था भीष्म साहनी का। तमस हिंदी बुकशाला पे पूरा पढ़ा है हमने। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? कश्मीरी लाल। कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो ये कश्मीरी लाल है। तो तमस छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी लगा हुआ होगा सिलेबस में, इसलिए। और मैलांचल भी लगा है। मैलांचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? ममता को। मैलांचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? ममता को। चलिए, मैलांचल में किसका चित्रण नहीं है? पूर्णिया की प्रकृति का, प्रेम संबंधों का, जातिवाद का,
आर्थिक विषमता का, सांप्रदायिक विद्वेष का, तो सांप्रदायिक विद्वेष उसमें देखने को नहीं मिलता। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड्स के चरित्र की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय इतिहास कला का मर्मज्ञ पारखी बिल्कुल है, केवल निजी हित में सोचने वाला बिल्कुल नहीं है। सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, तो ये नहीं है। निजी रुचियों से प्रशासनिक कार्यों को अलग रखने वाला भी है और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला भी है। वो सांप्रदायिकता को लेकर भावुक बिल्कुल नहीं है ना, वो तो बिल्कुल राजनीतिक आदमी उसी तरीके से हल भी करता है वो समस्याओं को। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों की जीवन की वृहत त्रिही कौन सी है? तो ये है बी, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। गोदान के बिना तो किसानी जीवन का कोई भी भाग अधूरा है, कोई भी रचना अधूरी है। तो गोदान, कर्मभूमि और प्रेमाश्रम, ठीक है। गंगौली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो ये आधा गांव की, राही मासूम रजा का जो आधा गांव है ना, उसकी कथा वस्तु है, उसकी पृष्ठभूमि में है आधा गांव। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? डॉक्टर प्रशांत का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष में सबसे पहले प्रेमाश्रम का प्रकाशन हुआ, फिर रंगभूमि का, फिर कायाकल्प का और फिर निर्मला का। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। प्रारंभिक उपन्यासों में देखने को मिल जाएगा ये 1914 में, तब शुरुआती हो रही थी, तभी ये लिखा गया था। और इसी के साथ कक्षा को समाप्त करेंगे। पुनः आपके कल आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे एक बेहतरीन कक्षा के साथ। डेली प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आ रहे हैं, किसी दिन नहीं आ पाता वीडियो, अब जैसे कल ही करवा चौथ है, तो अब देखते हैं वीडियो बनाने का समय मिलेगा या नहीं। तो बहन लोगों का तो व्रत होगा, बहुत कुछ काम धाम भी होता है, तो भाई लोग प्रयास करें कि प्लेलिस्ट से पढ़ लें, ठीक है। मिलती हूँ पुनः, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।